नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज 25 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीपीएससी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एनडीए आरपीएफ या सेना या पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। इसके एक एक प्रश्न चुनिंदा है और आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। और इनमें जो है स्टैटिक जीके के सारे फैक्ट रखे गए हैं, उसको भी आप याद कर लीजिए। आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स जीके प्लस स्टैटिक जीके के सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा किस देश के हैं? नेपाल के हैं। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई कर दिया। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है जो कि उन्होंने बना दिया है। 30 बार उन्होंने चढ़ाई कर दी है। कामी रीता शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार 1994 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और भी इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं आप उसको देखिए और अति महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया के जो है पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली भारतीय शेरपा तेनजिंग नोर्गे हैं, जिन्होंने 1953 में चढ़ाई की थी। मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जापान की जुंको ताबेई, जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, जो 1984 में एवरेस्ट फतह की थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा है ना, ये ध्यान रखिएगा। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला जो अभी हाल ही में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इन्होंने संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 53 वर्ष की उम्र में चढ़ाई की थी। जबकि अब हो गई है ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? मालवनाथ टोना 13 वर्ष 11 महीने की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब जानते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप लोग जानते होंगे, और हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,838.86 मीटर है, या इसको बोलते हैं 29,031.69 फीट इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में से तिब्बत में से चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना, याद रखिएगा। तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम पीक 15 था, ये जरूर याद रखेंगे। पहले इसका नाम क्या था? पीक 15 था, जो 1865 ईस्वी में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। माउंट एवरेस्ट का निर्माण 40 से 50 मिलियन साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के बाद हुआ था। ये ध्यान रखें, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं और आप इसको याद जरूर रखिएगा। बार बार ये परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोहा जो कतर की राजधानी है, वहां पर यह एक भाला फेंक प्रतियोगिता, जो इसको हम डायमंड लीग कहते हैं, हुआ है कि इसमें इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान कतर में आयोजित इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान के साथ सिल्वर मेडल, अर्थात जो है सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया। रजत पदक भी हिंदी में कहते हैं। पहले स्थान पर रहे चेक गणराज्य के जैकब बार्टलेज ने पहला स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। तो दोहा डायमंड लीग का स्वर्ण पदक जीता जैकब बार्टलेज ने, जबकि सिल्वर पदक जीता नीरज चोपड़ा, और वे दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया?
ये बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी। 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 2005 से 2013 तक और दूसरी बार 2017 से 2020 तक। इसी दौरान 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी रहे थे। तो इनका निधन हो गया, ये भी याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों, निर्धन या नियुक्ति से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनमें ये प्रश्न आपके तरफ से होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स से है। किस देश ने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है जापान ने। जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का खिताब जीता है। जापान की पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीत लिया। जापान का यह पहला खिताब है। 2024 में इसका तीसरा संस्करण है, मतलब 30 बार खेला जा चुका, तो जापान पहली बार जीता है, ये बात याद रखिएगा। अब सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के बारे में हम जानते हैं कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी क्या है। इस वर्ष भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी में भारत ने भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 को ध्यान में रखकर भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। यह सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी मलेशिया में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह एक हॉकी टूर्नामेंट है, पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है। यह मलेशिया के इपोह जो शहर है उसमें आयोजित होता है। इसमें 6 देशों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और इसकी सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 10 बार जीता है और भारत ने इसको 5 बार जीता है। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? यह मेघालय की पहली महिला डीजीपी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ईदा सीसा नोंगरांग मेघालय की खासी समुदाय से आती हैं। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, तो खासी पहाड़ियों के आसपास खासी एक जनजातियां रहती हैं मेघालय में। ध्यान रखिए, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में हैं। ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी होंगी। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जी के प्रश्न होंगे मैं आपको बताता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेघालय की राजधानी है शिलांग, आप लोगों को पता होगा। राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान है, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। मेघालय का बॉर्डर एक भारतीय राज्य असम से लगता है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में मासिन राम चेरापूंजी है। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में स्थित है। यह फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत किस देश के साथ मिलकर सार्क एवं रे के अध्ययन और संरक्षण के लिए काम कर रहा है? सार्क और रे एक प्रकार की जो है समुद्री मछली है और किसके साथ मिलकर ये काम कर रहा है? तो ये ओमान के साथ मिलकर। ओमान एक अरबियन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मस्कट और इसकी मुद्रा ओमानी रियाल है। तो ये प्रश्न यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार और बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर रेलवे प्रणाली बनाने की घोषणा की है? ये प्रश्न देखकर लोगों को कितना अजीब लग रहा होगा कि अब चंद्रमा पर रेलवे प्रणाली बनाई जाएगी, लेकिन ये सच है और इसकी घोषणा की जा चुकी है। यह किया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसकी घोषणा की है, ये बात याद रखिएगा। नासा ने चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम जो है बनाने की घोषणा की है, जिसे फ्लोट नाम दिया गया है। फ्लोट का पूरा नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, इसका नाम दिया गया है और नासा चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनने की घोषणा कर लिया। ये क्यों, ये इससे क्या फायदा है? तो फ्लोट को चंद्रमा पर पेलोड परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लोट को चंद्रमा पर पेलोड परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। वहां पर जो भी पेलोड होगा वो ले जाया जाएगा। तो ये चंद्रमा पर तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि जो चंद्रमा पर जो है लोग जमीन खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन इसकी तो कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, नासा ने इस तरीके की घोषणा की है। नासा का पूरा नाम देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये पूरा नाम ध्यान रखिएगा, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और नासा के जो हेड हैं वो बिल नेल्सन हैं। यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है।
दो एजेंसियों का और नाम याद रखिए, इसरो तो भारत का है, सबको पता है, और जाक्सा जो है जापान की जो है स्पेस एजेंसी है, और कंसा ये चीन की स्पेस एजेंसी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 इस सेशन का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? प्रश्न क्या है? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? उत्तर हो जाएगा 25 मई। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के प्रतिनिधि, वहां के लीबिया के जो अस्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया था, और इसको जो इनके प्रस्ताव को मान लिया गया, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इस फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषणा कर ली है, उसको अपना दिया है। अब ये 25 मई को ही क्यों किया गया? तो देखिए, इस बार ओलंपिक जो है 2024 में हो रहा है। 1924 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, तो पहली बार फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो इस बार 2024 में इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी वर्षगांठ के अवसर पर जो है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर ने गेमिंग क्रिएटर्स के लिए गेमिंग वीजा पेश किया है? किस शहर ने गेमिंग क्रिएटर्स के लिए गेमिंग वीजा पेश किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा दुबई। दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, और दुनिया का बड़ा ही चकाचौंध वाला शहर है दुबई। दुबई को एक वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने गेमिंग 2023 के लिए दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया। तो एक दुबई को एक गेमिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्णय लिया है, और किसने लिया है? तो दुबई के जो क्राउन प्रिंस है, नाम बहुत बड़ा है इनका, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इसका अनावरण किया है। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वो है आबू धाबी, और यह एक अरबियन देश है। अगला प्रश्न, और इस सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है। भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 वर्ष का समझौता किया है? तो ईरान उत्तर हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, और इस बंदरगाह को भारत ने डेवलप किया है। तो फिर से 10 वर्ष का समझौता कर लिया गया इसको संचालित करने के लिए। तो भारत ने ईरान के साथ यह समझौता किया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। अब इसके फैक्ट देख लीजिए क्या है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चाबहार बंदरगाह ईरान में, जिसे भारत ने विकसित किया है, ये भी याद रखिएगा, ईरान में है और भारत ने विकसित किया है। इसी चाबहार बंदरगाह के थ्रू अफगानिस्तान में भारत बहुत सारे सामानों की डिलीवरी करता है, वहां पर निर्यात करता है। अभी एक खबर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले एक हफ्ते पहले जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, और उनके बहुत सारे अधिकारियों और विदेश मंत्री की भी मृत्यु हो गई थी। ईरान की राजधानी तेहरान है, और इसकी मुद्रा ईरानी रियाल है, ये भी आप याद रखिएगा। और अभी नए ईरान के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो बनाएंगे मोहम्मद मुखबर नए जो है ईरान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में, इसको पढ़ने के लिए और इस तरीके के करंट अफेयर्स को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्त ग्रुप में शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्तों। तो आप इसको लाइक अवश्य करिए। चलिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।